नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। इसमें हम ये देखेंगे कि गुप्ता वंश कैसे स्थापित हुआ था और इसमें कौन से पहले राजा थे और कौन से राजा सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड दे रखा है 319 एडी से लेकर 540 एडी तक। और इसमें पहला पॉइंट आता है, इन 4th सेंचुरी एडी अ न्यू डायनेस्टी द गुप्ताज अरोज इन मगध एंड एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज किंगडम ओवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया, दो देयर एम्पायर वॉज नॉट एज लार्ज एज दैट ऑफ मौर्याज। तो जो गुप्ता वंश था वो 4th सेंचुरी एडी में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, मगध में इस्टेब्लिश हुआ था ये वंश और नदर्न इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा गुप्ता वंश ने अपने अंडर कर लिया था। लेकिन जो गुप्ता वंश का एम्पायर था वो एज़ कम्पेयर टू मौर्याज काफ़ी छोटा था, इतना बड़ा नहीं था जितना मौर्याज का था। देयर रूल लास्टेड फॉर मोर देन 200 ईयर्स। तो उनका वंश 200 साल तक और 200 साल से ज़्यादा तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस पीरियड इज रेफर्ड एज द क्लासिकल एज और गोल्डन एज ऑफ इंडियन एंशियंट इंडिया एंड वाज परहैप्स द मोस्ट प्रॉस्पेरस एरा इन द इंडियन हिस्ट्री। तो जो ये पीरियड था गुप्ता पीरियड, ये क्लासिकल एज माना जाता है या फिर गोल्डन एज माना जाता है एंशियंट इंडिया का। और जो हमारा प्राचीन भारत है उसका गोल्डन पीरियड क्यों माना गया इसको? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया काफ़ी सफल था और धनी भी था। ठीक है, काफ़ी सक्सेसफुल था हमारा इंडिया, इसीलिए इसको गोल्डन एज बोला गया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एपिग्राफिक एविडेंस द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज अ पर्सन नेम्ड गुप्ता। ही यूज्ड द टाइटल ऑफ महाराजा। तो जो गुप्ता वंश है उसको स्थापित किसने किया था? गुप्ता ने किया था और उन्होंने खुद को एक टाइटल दिया था महाराजा का। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्ता वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच ऑल्सो इनहेरिटेड द टाइटल ऑफ महाराजा। तो जो गुप्ता राजा थे उनके बाद रूल किसने स्टार्ट कर दिया था? घटोत्कच ने। मैं हूँ घटोत्कच, मैं दुनिया में सबसे निराला। तो गुप्ता राजा के बाद घटोत्कच राजा बन गए थे और घटोत्कच ने भी सेम टाइटल को इनहेरिट कर लिया था और वो टाइटल कौन सा है? महाराजा टाइटल। अब देखिए साइड में एक टेबल गिवन है, इसमें सभी राजाओं के नाम बता रखे हैं और उनका टाइम पीरियड बता रखा है, उन्होंने कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक राज्य को संभाला था। तो सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त वन। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ठीक है, ये अलग राजा है। चंद्रगुप्त वन है पहले, उसके बाद आ गए थे समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त टू आए थे। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी बोला जाता था, उनका नाम विक्रमादित्य भी था। नेक्स्ट आए थे कुमारगुप्ता, फिर स्कंदगुप्ता, देन पुरुगुप्ता, कुमारगुप्ता टू आए, फिर उसके बाद बुद्धगुप्ता आए, फिर नरसिम्हा गुप्ता आए, उसके बाद कुमारगुप्ता थर्ड आ गए थे। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में और इन्होंने राज्य को संभाला कितने टाइम था? 319 से लेकर 334 एडी तक। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। जो वर्ड है यहाँ पर महाराजा धीराज, इसका मतलब क्या होता है? राजाओं का भी राजा। तो ये टाइटल अटेन किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। He strengthened his kingdom by matrimonial alliance with the powerful family of Lichavis, who were the rulers of Mithila. तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारा देवी से शादी की थी ताकि वो अपने एम्पायर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। His marriage to Lichavi princess Kumara Devi brought to him enormous power, resources, and prestige. He took advantage of the situation and occupied the whole of fertile Gangatic Valley. तो इस शादी से उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, पावर भी बढ़ गई थी उनकी, रिसोर्सेज भी बढ़ गए थे। ठीक है, और इसका एक फ़ायदा उन्होंने ऐसे उठाया था कि जो पूरा गंगैटिक वैली थी, गंगा के आसपास का रीजन पूरा उन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 319 टू 20 एडी। तो 319 से लेकर 320 एडी के बीच में इन्होंने गुप्ता एरा स्टार्ट कर दिया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज एबल टू इस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मगध, प्रयाग एंड साकेत। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने मगध में, प्रयाग में और साकेत में अपनी विजय हासिल करी और वहाँ पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। अब अगले पॉइंट में
गोल्ड कॉइन्स के बारे में बता रखा है। गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहा जाता था। और चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ का नाम क्या है? कुमारा देवी। तो उन्होंने अपने नाम पे और अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलवा दिए थे, सोने के सिक्के। अब नेक्स्ट बता रखा है समुद्रगुप्ता। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आए थे समुद्रगुप्त। इन्होंने कब तक राज्य को संभाला? 335 से लेकर 380 AD तक। तो समुद्रगुप्त जो थे वो सबसे बड़े और महान राजा थे पूरे गुप्ता एम्पायर का, पूरे गुप्ता वंश का। ठीक है, तो देखो पहला राजा का नाम क्या था? गुप्ता, जिन्होंने गुप्ता वंश को स्टेब्लिश किया था। उसके बाद पहला राजा ऐसा कौन था जिसको टाइटल मिला था महाराज धीराज का? उनका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। और सबसे ग्रेट रूलर का नाम क्या है? पहले सबसे ग्रेट रूलर का, उनका नाम है समुद्रगुप्त। तो इन सब फर्स्ट वालों का ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा फर्स्ट रूलर था, कौन सा ऐसा फर्स्ट रूलर था जिसको एक टाइटल मिला था महाराज धीराज का, और कौन सा फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर था, इन सब का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज रेन इज प्रिजर्व्ड इन द प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरि सेन। तो जब समुद्रगुप्त का टाइम चल रहा था, इनके बारे में सारी जो भी डिटेल्स हैं वो सब मिलती है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से। और ये किसने कंपोज करी थी? समुद्रगुप्त के ही एक कवि थे, कोर्ट पोएट, जिनका नाम था हरि सेन। उन्होंने ये पिलर्स कंपोज किए थे। वहीं से इनके शासनकाल का हमको डिटेल मिलता है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति ही वॉज अ ग्रेट कन्क्वरर। तो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो ग्रेट कन्क्वरर थे। नेक्स्ट है इन द गंगेटिक वैली एंड सेंट्रल इंडिया समुद्रगुप्त annexed द टेरिटरीज ऑफ द डिफीटेड monarch, but in South India he remained content with victories alone and did not annex the territories of the vanquished rulers। तो जो गंगा की घाटी थी, गंगेटिक वैली, और सेंट्रल इंडिया में, इन दो जगह पे जो इन्होंने जीत हासिल करी थी, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने गंगेटिक वैली और सेंट्रल इंडिया की जो ज़मीन थी, एरिया था, वो सब अपने राज्य में शामिल कर लिया था। लेकिन साउथ इंडिया में जो उन्होंने जीत हासिल करी थी, उसके रिजल्ट के अनुसार समुद्रगुप्त ने उनकी एरिया को अपने राज्य में शामिल नहीं किया था। यानी गंगेटिक वैली और सेंट्रल इंडिया का जो भी एरिया था वो उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन साउथ इंडिया का जो एरिया था जो उन्होंने जीता था उसको अपने राज्य में नहीं मिलाया था, उसको ऐसे छोड़ दिया था। लेकिन उनके जो रूलर्स थे साउथ इंडिया के, उनको अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है समुद्रगुप्त मिलिट्री कैंपेन्स जस्टिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम एज द इंडियन नेपोलियन बाय V.A. स्मिथ। तो समुद्रगुप्त के मिलिट्री कैंपेन से उनको इंडियन नेपोलियन कहा गया। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि समुद्रगुप्त ने एक बहुत ही बड़े एरिया पे जीत हासिल करी थी और जो नदर्न इंडिया है उसको यूनाइट भी किया था। और इंडियन नेपोलियन कहा गया था बाय V.A. स्मिथ। द रेफरेंस टू हिज डोमिनियन ओवर जावा, सुमात्रा एंड मलाया आइलैंड्स इन द सी शोज दैट ही हैड अ नेवी। तो समुद्रगुप्त के साम्राज्य में जावा, सुमात्रा और मलाय आइलैंड्स का जिक्र है, जिससे ये पता चलता है कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन ही डाइड हिज माइटी एम्पायर बॉर्डर दैट ऑफ द कुशन ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस एंड वाकाटक इन डेक्कन। तो देखो जो समुद्रगुप्त था उन्होंने काफ़ी जगह पे अपनी जीत हासिल करी थी, ठीक है, और जीत के सभी एरियाज़ को अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लिया था। तो इससे ये हुआ कि उनके पास लास्ट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आ गई थी, काफ़ी एरिया उनके अंडर आ गया था। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के टाइम पे उनके साम्राज्य में वेस्ट के कुषाण प्रोविंस और साउथ में वाकाटक, इन जगह तक इनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। जो वेस्टर्न कुषाण है उसका मतलब ये है कि जहाँ पर आज मॉडर्न अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है ना, वहाँ से लेकर के और जहाँ पर महाराष्ट्र है वहाँ तक पूरा जो एरिया था वो सभी समुद्रगुप्त के एम्पायर में ही इंक्लूड होता था। यानी कि इतनी ज़्यादा जगह में उनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट है हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ इंडिया और आर्यव्रत इनटू अ
फॉर्मिडेबल पावर। तो समुद्रगुप्त की बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने पूरे भारत को यूनाइट किया था, एकजुट किया था और इसको एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। और समुद्रगुप्त को काफ़ी सारे टाइटल्स भी मिले थे। उन टाइटल्स का अलग अलग मतलब है कि उनको क्यों वो टाइटल दिया गया। जैसे कि पहला एक टाइटल है कविराज, यानी कि किंग्स ऑफ पोएट। इससे हमको ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त अच्छी कविताएं लिखते होंगे, इसलिए इनको कविराज कहा गया। और इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति से मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इनका टाइटल परम भागवत। नेक्स्ट है अश्वमेघ पराक्रम, उनको विक्रम का भी एक टाइटल दिया गया था। और एक नेक्स्ट टाइटल है सर्वराजो चेष्टा, यानी कि सभी राजाओं को हराने वाला। अब देखो समुद्रगुप्त सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने सभी राजाओं को हराया होगा और उन सबका एरिया अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसी से इनका एक टाइटल बना था सर्वराजोश चेष्टा। और ये समुद्रगुप्त सिर्फ एक ऐसे अकेले राजा थे जिनको ये टाइटल मिला था। नेक्स्ट आता है ओरिजिनल टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि उन्होंने सोने के सिक्कों के भी कई प्रकार जारी करे थे, जैसे कि गरुड़ टाइप, धनुर्धारी, एक्स टाइप, अश्वमेघ टाइप, व्याघ्र हनन टाइप यानी कि बाघ को मारने वाला, और नेक्स्ट है वीणा वादन यानी वीणा बजाने वाला। समुद्रगुप्त वॉज अ वैष्णवाइट, यानी कि समुद्रगुप्त जो रूलर थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द चाइनीज राइटर वांग हुएन से, मेघवर्ण किंग ऑफ श्रीलंका सेंट एन एम्बेसी टू समुद्रगुप्त फॉर हिज परमिशन टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एट बोध गया। यानी कि एक चाइनीज राइटर थे, उनके अकॉर्डिंग श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बोध गया में जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे यानी कि बौद्ध यात्री थे उनके लिए एक मोनेस्ट्री बनवाने की परमिशन मांगी थी। और ये परमिशन किससे मांगी थी? उन्होंने समुद्रगुप्त से मांगी थी, श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने। ये सब बातें हो गई हैं समुद्रगुप्त के बारे में। अब पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त टू के बारे में, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता था। इन्होंने कब तक रूल किया था? 380 से लेकर 414 AD तक। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्त, that is Vishakha Dutt, Samudragupta was succeeded by his son, that is Ramgupta. It seems Ramgupta ruled for a very short period. He was the only Gupta ruler to issue copper coins. तो समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे रामगुप्त ने भी थोड़ी सी समय की सीमा में राज्य किया था। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए उन्होंने रूल किया। और रामगुप्त एक ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने तांबे के सिक्के जारी करे थे। Ramgupta, a coward and impotent king, agreed to surrender his queen ध्रुव देवी टू साक इन्वेडर। तो रामगुप्त जो थे ये थोड़े कमज़ोर राजा थे, ठीक है, इतने स्ट्रांग नहीं थे ये। तो जो साकास थे ना, जो कि बाहर से आए थे फॉरेन इन्वेजन्स, तो उनके साथ रामगुप्त की लड़ाई हो गई थी और कमज़ोर होने की वजह से रामगुप्त इस लड़ाई में हार गए थे। और रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंप दिया था साका रूलर्स को। But the prince Chandragupta II, the younger brother of the king, resolved to go to the enemy's camp in the guise of the queen with a view to kill the hated enemy. Chandragupta II succeeded in killing the Saka ruler. अब देखिए रामगुप्त तो था एक कमज़ोर राजा, लेकिन उनका एक छोटा भाई था जिनका नाम था चंद्रगुप्त टू। देखिए जो चंद्रगुप्त टू थे वो एक स्ट्रॉन्ग राजा थे, ठीक है। पहले क्या है, रामगुप्त। रामगुप्त एक कायर राजा थे जो कि साका रूलर के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें ये हार गए थे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को इन साका रूलर्स को सौंप दिया था। लेकिन जो चंद्रगुप्त टू हैं, रामगुप्त के छोटे भाई, वो एक स्ट्रॉन्ग राजा थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रानी के वेश में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और बाद में दुश्मनों को जाकर मार दिया था और ये जीत भी गए थे। दुश्मनों को मार दिया था यानी कि ये चंद्रगुप्त टू जीत गए थे। Then Chandragupta II also succeeded in killing Ramgupta and not only seized the kingdom but also married his widow ध्रुव देवी। तो बाद में चंद्रगुप्त टू ने रामगुप्त को भी हरा दिया था और उनको मार दिया था। और जो राज्य था रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू ने संभाला। और जो रामगुप्त की पत्नी थी जो कि विधवा हो गई थी, उनको भी
चंद्रगुप्त टू ने अपना लिया था, उनसे शादी कर ली थी उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब हम। चंद्रगुप्त टू extended the limits of empire by matrimonial alliance and conquest. He married Kuber Nag of Nag dynasty and married his daughter Prabhavati Gupta with Vakatak Prince Rudrasen II। तो चंद्रगुप्त टू ने ये सोचा कि क्यों ना मैट्रिमोनियल अलायंस से अपना जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो इस वजह से चंद्रगुप्त टू ने नागवंश और वाकाटक वंश से कनेक्शन बना लिए थे और अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी वाकाटक के राजकुमार रुद्रसेन टू से करा दी थी। अब ये शादी हो गई है तो अब ये इनके बीच में कनेक्शन बन गया और इस वजह से चंद्रगुप्त टू ने ये सोचा कि जो मेरा राज्य है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवरथ्रो ऑफ साका रूलर इन वेस्टर्न इंडिया द गुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू अरेबियन सी। तो साका रूलर्स को हराकर चंद्रगुप्त टू ने अपना एम्पायर अपना साम्राज्य अरेबियन सी तक फैला दिया था। ही इशूड सिल्वर कॉइन्स इन दी मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर साक्स। अब चंद्रगुप्त टू ने जीत हासिल करी थी साका रूलर्स पे, तो इस जीत के नाम पर उन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी करा दिए थे। देखो पहले चलते थे सोने के सिक्के, उसके बाद आए कॉपर के सिक्के, ठीक है, जो कि रामगुप्त ने जारी कराए थे। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त टू ने सिल्वर के सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के जारी करा दिए थे। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स। तो ये ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने चांदी के सिक्कों को जारी करा था। एंड अडॉप्टेड द टाइटल्स ऑफ साकरी एंड विक्रमादित्य। उज्जैन सीम टू हैव बीन मेड द सेकेंड कैपिटल बाय चंद्रगुप्त टू। तो जो चंद्रगुप्त टू हैं उन्होंने सिल्वर के सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के जारी करवाए थे, तो इस वजह से उनको एक टाइटल मिला साकारी और दूसरा टाइटल मिला विक्रमादित्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त टू ने उज्जैन को दूसरी कैपिटल भी बना दिया था। नेक्स्ट है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस says that the king defeated the confederacy of वांग्स एंड वहिलकास। तो जो दिल्ली के पास मेहरौली है वहाँ के आयरन पिलर्स इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त टू ने वांग और वहिलका इनकी सेनाओं को हरा दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त टू। 9 जेम्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अब देखिए ये है नवरत्न यानी कि 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के दरबार में 9 ऐसे विद्वान लोग थे, ठीक है, इंटेलिजेंट लोग थे जिनको नवरत्न कहा जाता था सभी को मिलाकर। तो इनका नाम है, पहला है कालिदास। कालिदास एक कवि थे और इनकी पोइट्रीज के नाम बता रखे हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी। नेक्स्ट आता है इसमें अमर सिंह। अगले नवरत्न में से आते हैं धनवंतरी, जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड बातें बताते थे सभी मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट है वराह मिहिर, जो कि एक ज्योतिष थे। नेक्स्ट है वररुचि। फिर है घटकर्ण, शपनक, वेलभट्ट और शंकु। ये सभी विद्वानों के नाम दे रखे हैं। ये सभी 9 जो विद्वान हैं ये सभी कहलाए जाते हैं नवरत्न। नेक्स्ट है फाहिन, अ चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता's reign and described what he saw in his travelogue पोगुओजी। तो एक चाइनीज यात्री थे, वो इंडिया में घूमने के लिए आए थे चंद्रगुप्त टू के शासन के टाइम पे, और उन्होंने जो भी इंडिया में देखा, इंडिया का धर्म, इंडिया की सोसाइटी, संस्कृति कैसी है, कल्चर, ये सभी चीज़ें नोटिस करी उन्होंने और अपने एक ट्रैवलॉग में लिख दिया जिसका नाम है पोगुओजी। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ टाइटल्स के बारे में बता रखा है, दैट इज देवगुप्त, देवराजा, देवर्षि, परम भगवत, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम। ये सभी टाइटल्स चंद्रगुप्त टू को दिए गए थे उनकी अलग अलग अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर बता रखा है ओरिजिनल टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि दिनार कैसे थे, सिक्के कैसे थे। तो ये थे अश्वरोही यानी कि घोड़े पर सवार, छत्रधारी यानी छत्र धारण करने वाला, चक्र विक्रम टाइप, इन सभी प्रकार के सोने के सिक्के जारी करे गए थे। अब चंद्रगुप्त टू के बाद आते हैं कुमार गुप्त फर्स्ट, और इनका जो रूलिंग टाइम था वो देखिए क्या है।
इट इज़ 415 AD से लेकर 455 AD तक। चंद्रगुप्त टू वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमारगुप्त वन। तो चंद्रगुप्त टू के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त फर्स्ट ने राज्य को संभाला था। नेक्स्ट है टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन द गुप्ता एम्पायर वॉज थ्रेटन्ड बाय द नॉर्थ बाय द हुन्स हु वर टेम्पररीली चेक्ड बाय हिज सन स्कंदगुप्ता। तो जो कुमारगुप्ता का लास्ट रूलिंग टाइम चल रहा था, उस टाइम पे नॉर्थ साइड से हुन्स लोगों ने पूरे गुप्ता एम्पायर पे हमला कर दिया था। और इस हमले को रोकने वाले कौन थे? किन्होंने रोका था इस हमले को? कुमारगुप्ता के बेटे स्कंदगुप्ता ने। नेक्स्ट है कुमारगुप्त वॉज द वर्शिपर ऑफ गॉड कार्तिकेय। तो कुमारगुप्त कार्तिकेय भगवान की पूजा करते थे, उनके उपासक थे। नेक्स्ट है ही फाउंडेड द नालंदा महाविहार विच डेवलप्ड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो कुमारगुप्ता फर्स्ट ने नालंद महाविहार की स्थापना करी थी, जो कि आगे चलकर एजुकेशनल फील्ड में एक बड़ा सेंटर बन गया था। अब कुमारगुप्ता को भी कुछ टाइटल्स मिले थे, लाइक महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह एंड अश्वमेध महेंद्र। और सिक्कों के कुछ टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि खड़गधारी यानी कि तलवार धारण करने वाला, शाही यानी कि हाथी पर सवार होने वाला। नेक्स्ट है गजराही सिंह निहंता। नेक्स्ट है खंग निहंता यानी यानी कि राइनोसेरस का शिकार करने वाला। नेक्स्ट है कार्तिकेय टाइप। और अगला आता है अप्रतिग मुद्रा। तो ये सभी सोने के सिक्के उस टाइम पे थे। नेक्स्ट आता है स्कंदगुप्ता, जो कि कुमारगुप्ता के पुत्र थे। स्कंदगुप्ता द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता वंश का सबसे लास्ट जो रूलर है उसका नाम क्या है? स्कंदगुप्त। ये लास्ट और जो फर्स्ट होते हैं ना, इनको को पक्का याद रखा करो, ठीक है। स्कंदगुप्ता थे लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ड्यूरिंग हिज रेन द गुप्ता एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाय द हुन्स। तो देखो नॉर्थ से हुन्स लोगों ने आक्रमण कर दिया था ना, लेकिन उसको रोका भी था स्कंदगुप्ता ने। ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द हुन्स। अब नॉर्थ से हुन्स लोगों ने हमला तो किया, उसको रोका भी स्कंदगुप्ता ने, और उसको रोक कर स्कंदगुप्त विजय भी हासिल करी। सक्सेस इन रिपेलिंग द हुन्स सीम्स टू हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द अजम्पशन ऑफ द टाइटल विक्रमादित्य। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शंस इसका सोर्स है। तो हुन्स लोगों को हराकर स्कंदगुप्ता ने एक टाइटल हासिल कर लिया था, जो कि है विक्रमादित्य। और ये सब हमको कहाँ से पता चलता है? भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से, ये सोर्स है। नेक्स्ट है द कंटिन्यूअस अटैक्स ऑफ द हुन्स वीकेंड द एम्पायर एंड एडवर्सली अफेक्टेड इट्स इकोनॉमी। तो देखो स्कंदगुप्ता जो थे वो हुन्स से जीत तो गए थे, लेकिन जो हुन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा निकम्मे लोग थे। वो बार बार हमला करे जा रहे थे। तो इस लगातार हमले की वजह से जो गुप्ता एम्पायर था वो कमज़ोर पड़ गया था, और उसकी इकोनॉमी पे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा। द गोल्ड कॉइनेज ऑफ स्कंदगुप्त बियर्स टेस्टिमनी टू दिस। तो स्कंदगुप्ता के टाइम पे जो सोने के सिक्के थे वो काफ़ी पतले थे, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डिक्रीज हो गई थी, गिर गई थी। द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर बिगेन सून आफ्टर हिज डेथ। जब स्कंदगुप्ता की मृत्यु हो गई थी उसके बाद गुप्ता एम्पायर भी डिक्लाइन होने लग गया था, यानी कि ख़त्म होने लग गया था। और जो स्कंदगुप्ता को टाइटल्स मिले थे वो हैं विक्रमादित्य, क्रमादित्य। और ये दोनों टाइटल्स क्यों मिले थे? सिक्कों के वजह से मिले थे। नेक्स्ट आता है परम भगवत। ये भी सिक्कों की वजह से ही इनको टाइटल मिला था। अगला आता है टाइटल शक्रोपम। नेक्स्ट है देव राजा। तो ये सभी टाइटल्स हैं स्कंदगुप्ता के। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी का। कुछ इन्फॉर्मेशंस दे रखी है हुन्स और वकाटक के बारे में, उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इसके साथ गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के भी बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और ये आपकी स्माइली है, इसकी तरह खुश रहो और अपना काम करते रहो और रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। धन्यवाद।